हे हाय नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो 11वीं क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके 10वें अध्याय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 10वें चैप्टर का हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। एक टॉपिक जो सबसे पहला था उसमें हमने देखा था वायुमंडलीय दाब को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और दूसरे में हमने देखा था कि जो विंड है, जो पवन है और जो वायुमंडलीय दाब है उसका जो संबंध है उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि आपका कोरियोलिस बल हो गया, दाब प्रवणता बल हो गया, भू विक्षेपी पवनें हो गई, ये सब चीजें हमने उसमें कवर की थी। आज इस वीडियो में हम लोग ये जो आप स्क्रीन पे भी टॉपिक देख पा रहे हो ये उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या होता है, इस सामान्य परिसंचरण का महासागरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इसमें भी पर्टिकुलरली हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है इनसो, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, या फिर एल नीनो दक्षिणी दोलन हिंदी में बोलते हैं उसको। आगे देखेंगे हम लोग मौसमी एवं स्थानीय पवनें, स्थल एवं समुद्र समीर, पर्वत एवं घाटी पवनें, और लास्ट में इसी में एक टॉपिक है ऋतुस्म प्रक्रिया, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या होता है, इसको आइए देखते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को यानी कि उसके पैटर्न को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जो आपको पिछला वीडियो जो वायुमंडलीय दाब का था उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पे इस तरह की 4 ये प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं। प्रेशर बेल्ट यानी कि वायुदाब पट्टियां। 0 डिग्री पे आपका निम्न दाब पट्टी होता है, फिर आपका 30 डिग्री पे उच्च दाब पट्टी, 60 डिग्री पे फिर से निम्न दाब पट्टी, यहाँ पे देखो आप, और ध्रुवीय इलाकों में फिर से यहाँ पे उच्च दाब पट्टी होता है। तो आपको बार बार मैं बता चुका हूं कि हवाएं जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो इसके कारण से ये जो प्रेशर बेल्ट बनते हैं पूरी पृथ्वी पे, 3 ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 3 आपका दक्षिणी गोलार्ध में सेम बनेगा यहाँ पे, और एक आपका विषुवत रेखा पे, 4 हो गए टोटल, 3 ऊपर और एक बीच में, 3 नीचे, तो वही सेम रेप्लिकेट हो जाएगा। जैसे उच्च दाब यहाँ पे आप देखोगे उपोष्ण उच्च दाब है, यहाँ पे आपका उपोष्ण उच्च दाब है, इस तरह से आपको सेम मिलेगा। तो इसमें जो प्रेशर का डिफरेंस पाया जाएगा, वायुमंडलीय दाब का जो उसमें वेरिएशन पाया जाता है, इसके कारण से पूरी पृथ्वी पे इस तरह से हवाएं चलती है, और इन हवाओं के प्रतिरूप को जो है वो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण कहते हैं। और पूरी पृथ्वी पे जो इस तरह से हवाएं चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उसको हम लोग ग्रहीय पवनें बोलते हैं, ग्रहीय पवनें, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं प्लैनेटरी विंड। इसी को भूमंडलीय पवनें भी कहा जाता है। तो ये जो वायुमंडल का ये जो परिसंचरण है वो महासागरीय जल को भी जो क्या करता है वो प्रभावित करता है। जब किसी भी आप महासागरीय धारा को देखेंगे और उसकी दिशा को देखेंगे तो आमतौर पे वो जो वहां पे जो ग्रहीय पवनें होती हैं उस बेल्ट में उसी को फॉलो करती है, वो उसी दिशा में आमतौर पे होती है। तो ये जब क्या करती है कि जब भी समुद्री सतह से ये प्रवाहित होगी, मतलब कि जो वायु है या फिर पवनें हैं, वो क्या करेगी कि उसको पुश करेगी महासागर के जल को, तो उसके कारण से महासागर का जल भी है वो उसी दिशा में प्रवाहित होने लगता है। और ये जो बड़े स्तर पे जब महासागर का जल इस तरह से प्रवाहित हो एक दिशा में, तो उसको हम लोग महासागरीय धारा बोलते हैं। तो जो है वो महासागरीय जल को भी गतिमान करेगा, मूव करने में ये मदद करता है, और इसके कारण पृथ्वी की जलवायु जो है वो पूरी तरह से ये जो है वो प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि आपका जो तापमान का जो वितरण है ध्रुवों से, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो है वो, क्योंकि यहाँ ज्यादा होता है यहाँ कम होता है, बता चुका हूँ ये सब चीजें मैं आपको। तो इसके कारण से वो जलवायु को जो है वो ये कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहा जा रहा है कि उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब, जहां पे सूर्यताप ज्यादा होगा वायुदाब ऑब्वियसली वहां पे निम्न होगा, लो होगा। इसके होने से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। तो सबसे पहले ITCZ को समझो, ये चीज क्या है। तो यहाँ पे देखो एक आपको दिख रहा होगा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। शब्दों पे जाते हैं, उसी को तोड़ करके समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अभिसरण क्षेत्र को समझो। अभिसरण क्षेत्र का मतलब होता है कि जब 2 इलाकों की हवाएं आकर के एक दूसरे से वहां पे मिल जाए, तो जब मिलेगी हवाएं तो अभिसरण उसको बोलते हैं, और जिस क्षेत्र में मिलेगी उसको हम लोग अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि 2 किधर से आ रही है, इधर से आपका जो उष्ण कटिबंध है, इधर वाली उत्तरी गोलार्ध वाली,
यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाली, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 0 से 30 डिग्री के बीच में जो उष्णकटिबंध है उधर से हवाएं आ रही है। तो दो कटिबंधों से हवाएं आकर के अभिसरित हो रही है, इसीलिए इसको अंतर उष्णकटिबंधीय, यानी कि 2 उष्णकटिबंध से आई और अभिसरित हुई तो अभिसरण क्षेत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ITCZ या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, ठीक है। तो अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगी कि ये जब दोनों इलाकों से हवाएं आकर के मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका निम्न दाब है और आसपास के क्षेत्रों में उच्च दाब है, तो यहाँ पे चूंकि तापमान ज्यादा होता है और जहां पे तापमान ज्यादा होगा, धरातल गर्म होगा, हवाएं क्या करेगी, वहां से ऊपर उठा दी जाएगी। यहाँ पे देखो दोनों तरफ सेम वही चीज है, तो हवाएं यहां से गर्म होकर के ऊपर उठेगी और यहाँ पे आपका निम्न दाब बनता है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि उष्णकटिबंधों से आने वाली ये हवाएं निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती है, देख लिया हमने। और अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों, यानी कि ये जो आप सेल देख रहे हो इसको हम लोग कोष्ठ बोलते हैं, संवहन कोष्ठ बोलते हैं। संवहन का मतलब किसी भी हवा का उदग्र रूप से ऊपर उठना, उसको संवहन बोला जाता है वायु का। तो ऊपर उठती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि ये ऊपर उठ करके 14 किलोमीटर तक जाएगी लगभग, और उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी भी होती है ये, लेकिन 14 किलोमीटर तक जब ये जाती है तो उसके बाद ये इसकी दिशा जो है वो मुड़ जाती है और ये ध्रुवों की तरफ जो है वो प्रवाहित होने लगती है। तो वही बोला जा रहा है कि जब क्षोभ मंडल में 14 किलोमीटर तक जाएगी तो वहां पे ये उसके बाद ये ध्रुवों की तरफ, यहाँ पे देखो उत्तरी गोलार्ध में भी ध्रुव की तरफ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ से ध्रुव की तरफ जाएगी, तो प्रवाहित होगी। और बाद में फिर ये जब जैसे ही 30 डिग्री पे पहुंचती है, 30 डिग्री उत्तरी या फिर 30 डिग्री दक्षिणी पे, तो क्या होता है कि एकत्रित यहाँ पे जब होगी, यहाँ पे वायु जो है वो नीचे की ओर बैठना शुरू करती है। तो इसके कारण 30 डिग्री अक्षांशों पे वायु का जो है वो क्या होगा, अवतलन होगा, सबसिडेंस होगा। और यहाँ पे वायु के अवतलन होने के कारण यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब जो है वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न दाब बना और यहाँ पे आपका 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे उच्च दाब बनता है। और चूंकि ये उपोष्ण क्षेत्र में है, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन में है, इसीलिए इसको उपोष्ण उच्च दाब बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ पे लिखा गया है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, यहाँ पे लिखा गया है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। तो समझो ये जो 0 डिग्री यहाँ पे जो विषुवत रेखा है उससे 30 डिग्री ऊपर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के बीच में जो पवने चलेगी और नीचे 30 डिग्री दक्षिण भी, तो इस क्षेत्र में यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पवने चलेगी यहाँ पे, उसको हम लोग व्यापारिक पवन या फिर ट्रेड विंड बोलते हैं, अंग्रेजी में ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर पूर्वी है, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी है, तो ये जो हवा आ रही है आपको लग रहा होगा कि ये तो दक्षिण दिशा में जा रही है, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, इसको दक्षिण पश्चिम बोला जाना चाहिए, तो उत्तर पूर्वी क्यों? तो जब भी देखो हवाओं की दिशा आपको ज्ञात करनी हो तो उसके पूछ से ज्ञात की जाती है। तो पूछ ये किस तरफ से आ रही है आपको वो देखना, बस आपको उसकी दिशा मिल जाएगी। तो ये जो आ रही है इसको देखो ऐसे कर दो, आप एक क्रॉस लगा दो, तो ये हो गया आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये हो गया पूरब। तो ये उत्तर पूर्व से आ रही है, जिधर से पवने आ रही होगी उस दिशा को ही हम लोग, उसका सोर्स जो होगा ना, उससे उसकी दिशा को हम लोग बताते हैं, जिधर जा रही होगी उससे नहीं। तो चूंकि ये उत्तर पूर्व से आ रही है इसीलिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन होगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मापना है तो यहाँ पे देख लो, ये दक्षिण हो गया इधर और पूर्व हो गया, तो ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन होगी। ठीक है, तो इस हवा को, यहाँ पे जो हवा होती है इस इलाके में, उसको ट्रेड विंड बोलते हैं, यानी कि व्यापारिक पवन बोलते हैं। अब ट्रेड विंड क्यों कहा जाता है, ये चूंकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है तो मैं आपको ये इन सब चीजों से मैं बचूंगा, क्योंकि बहुत फिर हर चीज को डिस्कस करूंगा तो बहुत डिटेल में होगा। ठीक, आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा वहां पे कि ट्रेड विंड इसको क्यों कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो देखो कह रहा है कि 30 डिग्री पे आपका ये जो अवतलन हुआ उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जब ये 30 डिग्री का आसपास पहुंचती है तो ये एक तो क्षोभ मंडल में ये चल रही है, तो क्षोभ मंडल पे तापमान वैसे भी बहुत कम है, और तापमान जब कम हो और ये इस तरफ प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित होते होते जब तापमान बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल हवा जो है भारी हो जाती है, तो यहाँ पे आपका अवतरण करने लगती है। तो वही बोल रहा है कि कारण उसका अवतरण का ये होता है कि वहां पे जब पहुंचती है 30 डिग्री पे तो ये ठंडी हो जाती है। अब धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है, और ये फिर जब ये नीचे आएगी वायु नीचे आकर के पुनः जो है वो पूर्वी पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। तो ये जो पूर्वी पवने हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, इसको हम लोग पूर्वी पवन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ईस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है,
ईस्टर्लीज या फिर व्यापारिक पवन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगी नीचे उतर करके फिर से यहाँ पे बहना शुरू कर देगी उत्तर पूर्वी पवन के रूप में, यानी कि ईस्टर्लीज के रूप में। इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से नीचे जब उतरेगी 30 डिग्री पे, तो फिर से यहाँ पे पूर्वी पवन के रूप में ये बहना शुरू कर देगी, दक्षिण पूर्वी होगी यहाँ पे दिशा। तो विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली जो पूर्वी पवनें होती है यहाँ पे, वो ITCZ पर मिलती है। तो ये ITCZ मैंने आपको बताया, ITCZ यही है, अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो देखो, यहाँ पे वायु उठी, यहां से इधर गई, इधर भी आप देख सकते हो, यहां से उठी इधर गई और फिर नीचे आई और फिर यहाँ पे आकर के वापस यहाँ पे आकर के मिल गई। तो इस तरह से एक कोस्ट बन गया, एक सेल बन गया, इधर भी और दक्षिण में भी, देखो दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये जो कोस्ट बनता है यहाँ पे बनेगा, फिर ये 30 से 60 डिग्री के बीच में बनेगा और 60 से 90 डिग्री के बीच में बनेगा। तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो फिलहाल ये जो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये जो हवा ऊपर उठी, फिर 30 डिग्री के पास गई है, फिर इधर आई, इसके कारण जो कोस्ट बनता है इसको बोलते हैं हम लोग हेडले कोस्ट, हेडले सेल, हेडले कोस्ट या हेडले सेल। बाकी पढ़ लीजिएगा, आपको वही चीज है, डिस्क्रिप्शन है बस। तो 30 डिग्री तक हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मध्य अक्षांशों में क्या होता है, मिड लेटीट्यूड में, यानी कि 60 डिग्री पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि 60 डिग्री के इधर देखो, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और इधर आपका 30 डिग्री पे थोड़ी सी गर्म हवा यहाँ पे आपका अवतरित हो रही है, यानी कि उच्च दाब बना। यहाँ पे बनता है निम्न दाब, इसको बोलते हैं हम लोग अधो ध्रुवीय निम्न दाब या फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो जो कि ये निम्न दाब है, तो निम्न दाब यहाँ पे उच्च दाब है और यहाँ पे भी देखो उच्च दाब है ध्रुवों की तरफ। तो इसके कारण से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यहाँ पे हवाएं चलती है, देखो यहाँ पे। तो इधर से जो हवाएं चलेगी उसकी दिशा आप देखना, ये है दक्षिण पश्चिम, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग पश्चिमी हवा, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्टर्लीज, पछुआ पवने, है ना। और इधर से आ रही होती है, इसकी दिशा पूर्वी होती है, इसीलिए इसको ध्रुवीय पूर्वी पवने बोलते हैं, यानी कि ये हो जाएगी ईस्टर्लीज। और ये पछुआ पवन होगी तो इसको बोलेंगे वेस्टर्लीज, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, हिंदी में तो पूर्वी और पछुआ होगा। तो ध्रुवीय पवन इधर से आ रही है, जो कि बिल्कुल ठंडी हवा है एकदम, यहाँ पे 60 डिग्री पे आएगी। ये यहाँ पे 30 डिग्री से जो गर्म हवा थोड़ी सी होगी ये जाएगी। तो यहाँ पे ठंडी और गर्म हवा जब मिलती है तो उसके कारण से बनता है यहाँ पे फ्रंट, वाताग्र। वाताग्र आगे देखेंगे जब साइक्लोन पढ़ेंगे हम लोग, इसके जस्ट इसी चैप्टर में है, मतलब अगले टॉपिक में होगा ये, साइक्लोन वाले में। तो वाताग्र बनता है, फ्रंट बनता है। फ्रंट क्या होता है कि जब दो, यानी कि जब ठंडी और गर्म हवा मिलती है तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि सीमा क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं। तो जैसे इसके सहारे क्या होगा कि ये जो वाताग्र होगा, गर्म हवा इसके ऊपर जो है उठा दी जाएगी ठंडी हवा के द्वारा, या फिर गर्म हवा खुद अगर चढ़ने की कोशिश करती है ठंडी हवा पे तो वो ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है। तो यहाँ पे जो है वो गर्म हवाएं ऊपर उठती है और इसके कारण से यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि मध्य अक्षांशों में क्या होता है कि ध्रुवों से प्रवाहित होती है ठंडी हवा और उनका अवतलन होता है यहाँ पे, ध्रुव से जो आती है हवाएं वहां पे बैठेगी और अवतरण होता है। और बोल रहा है कि उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से, ये जो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध है वहां से जो गर्म हवा आती है वो ऊपर उठ जाती है और धरातल पर ये जो पवनें होती है उसको पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है इस पवनों को। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। और ये यहाँ पे जो कोष्ठ बनेगा, यहाँ से वायु गई ऊपर उठी और फिर ये जो वायु होगी कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। तो इधर आकर के इधर आएगी, इस तरह से बैठेगी, फिर से आएगी, फिर बैठेगी, फिर इस तरह से आएगी। यहाँ पे भी देखो 30 डिग्री से ऊपर यहाँ पे नीचे आई, फिर ये पछुआ पवन के रूप में गई, फिर यहाँ पे जो आएगी यहाँ पे 60 डिग्री के पास, फिर ये ऊपर उठेगी, फिर इस तरह से। तो ये जो कोष्ठ बनेगा उसको हम लोग फेरल कोष्ठ बोलते हैं। यहाँ पे हेडले कोष्ठ हुआ था, यहाँ पे फेरल कोष्ठ हुआ था, है ना, फेरल कोष्ठ। ये एक्चुअली जिन्होंने खोजा था उनके नाम पे है ये। फिर ध्रुवीय अक्षांशों पे क्या होगा, यहाँ पे देखो वहां पे ठंडी सघन वायु होती है और वहां पे वायु का जो है अवतोलन होता है। ये जो 60 डिग्री से ऊपर उठा दी गई वायु यहाँ पे जाकर के ध्रुवों के पास जो है यहाँ पे देखो ये बैठती है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों का फिर वहां पे ध्रुवीय पवनों के रूप में यहाँ पर प्रवाहित होगी। तो ये जो बैठेगी फिर ये ध्रुवीय पूर्वी पवनों के रूप में फिर बैठ करके यहाँ पे इधर से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी वापस से आकर के। तो इस तरह से फिर से एक कोष्ठ बनेगा जिसको हम लोग ध्रुवीय कोष्ठ या फिर पोलर सेल बनते हैं। तो 3 तरह के सेल बने देखो, हेडले सेल यानी कि हेडले कोष्ठ, फेरल कोष्ठ 30 से 60 के बीच में,
हेडले कोस्ट 0 से 30 के बीच में, और ध्रुवीय कोस्ट 60 डिग्री से बाकी ध्रुव के बीच में ये तीनों बनता है। और ये तीनों कोस्ट जो आपने देखा, तीनों सेल, वो क्या करती है, वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के प्रारूप को जो है वो निर्धारित करती है। इसी पैटर्न को हम लोग वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण बोलते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो तापीय ऊर्जा है, जो ऊष्मा है या फिर आप तापमान बोल सकते हैं, वो जो है वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण इसके द्वारा, इन पवनों के द्वारा जो है होता रहता है। 0 डिग्री पे ज्यादा होता है और इधर कम होता है, तो इसके कारण से होता रहता है। फिर इधर इधर से ठंडी जो है वो जलधाराएं, फिर हवाएं जो है इधर की आती है, तो संतुलन जो है पृथ्वी पे बना रहता है। आगे कहा जा रहा है कि जो भूमंडलीय पवनें थी, ये जो हवाएं आपने देखा, उसको हम लोग प्लैनेटरी विंड बोलते हैं, ग्रहीय पवनें बोलती हैं, मैंने बताया आपको। तो इसका जो ये पैटर्न जो दिख रहा था, वो कुछ बातों पर डिपेंड करती है, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि वायुमंडलीय जो ताप होती है, उसमें जो अक्षांशीय भिन्नता पाई जाती है, उस पर डिपेंड करती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बार बार डिस्कस करता आया हूँ कि 0 डिग्री यानी कि अक्षांशों के साथ जो है वो टेम्परेचर जो है वो उस बदलता रहता है। जैसे 0 डिग्री पे कम हुआ, मतलब ज्यादा हुआ, फिर आपका 30 डिग्री पे उससे कम, 60 डिग्री पे थोड़ा उससे कम, और 90 डिग्री पे बिल्कुल कम, है ना। तो इसके कारण से आपका जो प्रारूप है उसमें जो है थोड़ी सी भिन्नता होती है, प्रभावित होता है वो। वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, ये जो आपको 4 पट्टियां आपको बताई, 3 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 3 हो गया इधर से और एक आपका 0 डिग्री पे, तो 4 हुई। तो इसके कारण से भी थोड़ा प्रभावित होता है, पूरा ही प्रभावित होता है, मतलब जहां पे पट्टियां जिस तरह से होगी तो वहां पे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होगा वो। वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ जो विस्थापन होता है, उसके कारण उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो चारों पट्टियां हैं, जो वायुदाब वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपको डिटेल में ये बताया हुआ है कि सूर्य जो है वो ये जून में आपको कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर में जो वहां पे सीधे चमकती है, फिर ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर आपका मूव करना शुरू करती है, और जनवरी में जाकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा पे यहाँ पे सीधा चमकेगी, फिर ये उत्तर की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह से सूर्य का जो मूवमेंट है उत्तर दक्षिण होता रहता है। इसके कारण से ये जो आपने वायुदाब की पट्टियां देखी, 3 इधर ऊपर और या फिर नीचे वाली, और बीच में एक, इसमें भी थोड़ा सा जो है वो खिसकाव जो होता रहता है ऊपर या नीचे की तरफ। तो इसके कारण से ये जो आपने ये जो प्रारूप देखा था, वह ये जो वायु पवनों का, उसमें भी थोड़ा बहुत खिसकाव जो है इसके साथ साथ होता रहता है। फिर महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण, उस पर भी ये थोड़ा सा प्रभावित होता है। जैसे महाद्वीप जो होते हैं वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडे होते हैं, महासागर थोड़े कम गर्म, मतलब कि थोड़े देर से गर्म थोड़े देर से ठंडे होते हैं, और भी काफी सारी चीजें होती है, उसके कारण से ये प्रभावित होता है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप देख लो कि होता क्या है। फिर पृथ्वी का घूर्णन है, तो वो कैसे प्रभावित करता है। पृथ्वी का घूर्णन एक बल जो है वो उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा था। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या करती है कि हवाओं की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में दाई तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बाई तरफ जो है वो विक्षेपित कर देती है, तो अपने मूल दिशा से वो भटक जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, सीधी नहीं चलती यहाँ पे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, आप देख सकते हो जाकर के। तो हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल का ये जो सामान्य परिसंचरण है उसका महासागरों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने बार बार इसको कहीं ना कहीं सुना होगा कि एल नीनो और दक्षिणी दोलन, तो दोनों है क्या, समझो। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, उसके बाद जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ये 4-5 लाइन में इसको समेट करके रख दिया गया है, जबकि ये टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा है, इस पे तो 1-2 घंटे की पूरी वीडियो बन सकती है ना। बट फिलहाल उतना मैं आपको समझा दूंगा कि आप कहीं बोलने लायक हो जाओगे, कहीं पे कोई क्वेश्चन आए इससे तो आप उसको करने लायक हो जाओगे। तो होता क्या है, समझो इस चीज को। देखो, ये है आपका पूरा का पूरा प्रशांत महासागर, यहां से लेकर के जो आप देख रहे हो, मतलब कि ये जो उत्तरी अमेरिका यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे आपका यूरेशिया वाला क्षेत्र हो गया, मतलब कि जापान हो गया, और आपका साइबेरिया हो गया, इधर चाइना वगैरह हो गया, ये हो गया आपका यानी एशियाई क्षेत्र है, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके बीच में है आपका प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। इसके ऊपर है आपका, इसको 2 भागों में अगर बांटे हम लोग, तो ये है उत्तर प्रशांत महासागर उत्तरी, और ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर। हमारे काम का जो चीज है वो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो हम लोग इससे नीचे ही कवर करेंगे, है ना। यहां पे आप ध्यान से देखो कि ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप,
यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी, आप समझ लो। दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे है ये वाला ऑस्ट्रेलिया। इस दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे एक देश है पेरू। पेरू यहाँ पे देखो, पेरू करंट दिख रहा होगा आपको। तो यहां से एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है जिसको हम लोग पेरू जलधारा या फिर पेरू करंट बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पेरू जलधारा क्या होती है? ठंडी होती है, ये गर्म नहीं होती, ये ठंडी होती है। उसके बाद ऊपर देखो कि हमेशा से विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में गर्म जलधारा प्रवाहित होती है जिसको हम लोग इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, यानी कि विषुवतीय रेखीय जलधारा बोलते हैं। और दो हमेशा विषुवत रेखीय जलधारा होगी, एक तो जो उत्तर में प्रवाहित होगी उसको, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर जो प्रवाहित होगी उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, यानी कि उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। और उसके नीचे थोड़ा सा प्रवाहित होती है उसको हम लोग दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा बोलते हैं। ये पूरे महासागर में, इसके आगे भी होगा, ये अटलांटिक में भी होगा, हर जगह होता है ये। तो ये जो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पेरू की जलधारा ठंडी है, फिर यहाँ पे ये जो आपको विषुवत रेखीय जलधारा देख रहे हो वो इधर से आपका यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है, और ये जल जाकर के यहाँ पे मुड़ जाती है आपका नीचे की तरफ, है ना। और यहाँ पे मुड़ती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जल इकट्ठा होने लगता है, ये जो गर्म जल आ रहा था इकट्ठा होता है, तो जिसके कारण से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे तापमान बढ़ता है, यानी कि तापमान पॉजिटिव होगा। और चूंकि यहाँ पे ठंडी जलधारा है तो तापमान यहाँ पे कम होता है। पेरू के पास तापमान कम होगा तो क्या बनेगा? हाई प्रेशर, उच्च दाब। तापमान ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा हुआ, यहाँ पे इसको मिटाने दो, फिर से आपको मैं बताता हूं। अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ कि देखो ये विषुवत रेखीय जलधारा आई, ये जलधारा गर्म थी, विषुवत रेखीय जलधारा थी, यहां पे आकर के ऑस्ट्रेलिया के पास ये इकट्ठा हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के पास तापमान क्या हुआ? बढ़ा, टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और इसके कारण से वायु दाब क्या होगा? वो कम होगा, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया के पास निम्न दाब है, तापमान हाई है। यहाँ पे ठंडी जलधारा है जिसके कारण से पेरू के पास क्या हुआ कि तापमान कम है और प्रेशर क्या है? हाई है, हाई प्रेशर है ये। ठीक है, इस चीज को आपने समझ लिया। होता क्या है कि कभी कभी ये नॉर्मल कंडीशन है, 2-3 सालों में ऐसा क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, वैज्ञानिकों को भी ठीक से पता नहीं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वेदर फिनोमेना है कि वैज्ञानिक भी अभी तक इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि होता कैसे है ये, है ना। होता क्या है कि ये जो पूरा ये सर्कुलेशन चल रहा था इस तरह से आई, फिर यहाँ पे नीचे से ठंडी हुई, फिर ये पेरू धारा के रूप में ऊपर गई, फिर विषुवत रेखा के पास ये गर्म होकर के आपका विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में आकर के ऑस्ट्रेलिया के पास आई, फिर यहाँ के तापमान को बढ़ा करके, है ना, इस तरह से होता है। तो इस रीजन में आपका क्या हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के पास, सॉरी थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। ऑस्ट्रेलिया के पास जब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो हवा ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में बारिश होती है, अच्छी खासी बादल बनते हैं। और यहाँ पे हाई प्रेशर है तो कोई बादल नहीं बनेगा, कोई वहां पे वर्षा नहीं होगी। और यहाँ पे रेगिस्तान, अटाकामा डेजर्ट भी इसीलिए पाया जाता है। जहां जहां से ठंडी जलधारा होती है, प्रवाहित होती है, वहां पे आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो पेरू में क्या होता है? पेरू में बिल्कुल से यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होती, सूखा बिल्कुल होता है। और यहाँ पे ज्यादातर जो यहाँ पे इकोनॉमी चलेगा वो मछली पालन के द्वारा चलता है। मछली पालन काफी अच्छा होता है जब ये पेरू जलधारा यहाँ पे ठंडी प्रवाहित होती रहती है तो। बट होगा क्या, कभी कभी 2-3 सालों में ये होता है कि ये जो पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन था ये उलट जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पे जो ये लो प्रेशर था वो बन जाएगा हाई प्रेशर, और यहाँ पे जो हाई प्रेशर था वो बन जाएगा लो प्रेशर। सॉरी, क्यों हो रहा है ऐसे? हाँ, अब हो गया। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर बन जाएगा, और लो प्रेशर बनने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे तापमान ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो उलट जाती है। क्यों होता है मुझे नहीं पता, आप मुझसे मत पूछना, वैज्ञानिक भी अभी खोज कर रहे हैं इस पे, है ना। तो होता क्या है, देखो यही चीज कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल कंडीशन था उसमें यहाँ पे तापमान कम था पेरू के पास, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा था, यहाँ पे बादल मस्त यहाँ पे बन रहा था, वर्षा हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, और पेरू के पास आराम से मछली पालन वगैरह हो रहा था। जब यहाँ पे एल नीनो हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि तापमान ज्यादा हो गया। तापमान ज्यादा हुआ तो अब क्या होगा कि यहाँ पे अब यहाँ पे देखो 28 है, यहाँ पे पहले से मुकाबले बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे तापमान उतना ही है बट यहाँ पे बढ़ गया अचानक से, इसके कारण यहाँ पे बादल बनेगा, वर्षा होगी। और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या हुआ, हाई प्रेशर बनने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं एल नीनो। यानी कि ये जो यहाँ पे एल नीनो का मतलब क्या है
कि ये पेरू के पास जो ठंडी जलधारा थी वो गर्म यहाँ पे जलधारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि तापमान गर्म होता है। बस इतना समझो, तापमान जो यहाँ पे बढ़ जाता है पेरू के पास, और वहां पे निम्न दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहां वर्षा वर्षा होती है, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के पास चूंकि हाई प्रेशर बनता है तो यहाँ पे शुष्कता की मतलब कि वर्षा जो है वो बहुत कम होगी, और इस परिघटना को हम लोग एल नीनो बोलते हैं। और चूंकि देखो, कभी यहाँ पे गर्म, यहाँ पे पहले गर्म था, यहाँ पे ठंडा था, अब ये उलट गया, ठीक है ना। यहाँ पे गर्म मतलब यहाँ पे ठंडा और यहाँ पे गर्म हो गया, फिर क्या होगा, फिर वापस 1-2 सालों में नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, फिर ऐसे बदल जाएगा। तो आप देखो कि कभी कभी गर्म यहाँ पे, कभी ठंडा, कभी गर्म यहाँ पे, कभी ठंडा। एक तरह से ये दोलन हो रहा है। दोलन का मतलब क्या होता है कि यह बीच की कोई स्थिति है, कभी इधर आए, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, चूंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में होता है, इसीलिए इसको दक्षिणी दोलन भी बोलते हैं। और पूरी घटना को हम लोग कंबाइंड रूप से, सामूहिक रूप से हम लोग बोलते हैं इंसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, या फिर एल नीनो दक्षिणी दोलन, है ना। दक्षिणी दोलन का मतलब क्या कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है। कभी यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, नहीं, कभी यहाँ पे तापमान कम हो रहा है, कभी वहां पे ज्यादा, कभी यहाँ पे कम, कभी वहां पे ज्यादा, है ना। इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं एल नीनो। तो वही चीज है। तो यही देखो, अब डिस्क्रिप्शन में है, मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर, आप नीचे ये दक्षिण प्रशांत महासागर समझो, है ना, यहाँ पे लिखा गया है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से, यानी कि चेंज से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब जो होता है, ये परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इतना ही लिख दिया गया एनसीईआरटी में। क्या समझोगे आप इससे? आप इस चीज को समझो, है ना, कुछ नहीं समझोगे आप। तो इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आए थोड़ा बहुत, तो वापस से पीछे करके वीडियोस को दोबारा देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों की संयुक्त घटना को इंसो कहा जाता है, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो नीचे बताना कमेंट करके, फिर कोशिश करूंगा कि एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूं मैं। जिन वर्षों में इंसो जो शक्तिशाली होता है, ये जो एल नीनो जिस वर्ष में आता है, वहां पे विश्व में ये पूरे विश्व के मौसम को जो है वो प्रभावित करता है। खास करके इंडिया जो है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे क्या होगा कि जो एल नीनो वाला साल होगा, वहां पे जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर बना, तो भारत में भी जो है वो वर्षा जो है वो काफी कम होती है, जो औसत होता है उससे। तो यहाँ पे थोड़ी अकाल वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जो नॉर्मल ईयर होता है तो फिर ठीक होता है सब कुछ। तो वही कहा जा रहा है कि दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है एल नीनो वाले ईयर में, है ना। पहले क्या होता है तो सूखा रहता है बेचारा यहाँ पे, क्योंकि ठंडी जलधारा होती है। बट एल नीनो वाले ईयर में यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे और भारत जो है वो क्या होता है, वहां पे वर्षा काफी कम होगी और अकाल की जो है यहाँ पे स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अगला टॉपिक है मौसमी पवने, यानी कि सीजनल विंड। तो ये क्या होता है, तो ये जो पवनों का जो प्रवाह है, उसकी जो दिशा है, वो अगर मौसम के साथ बदलती रहे तो उसको हम लोग मौसमी पवन बोलते हैं, यानी कि सीजनल विंड बोलते हैं। सीजनल विंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो मानसून है हमारे यहाँ जो प्रवाहित होती है वो। मानसून क्या होता है, देखो कि आपका जब सूर्य उत्तर में होगा, यहाँ पे जब कर्क रेखा के पास चमकेगा, तो यहाँ पे मानसून हमारे यहाँ आता है। तो मानसून जब आएगा तो किस हवा के रूप में आती है, वो आती है दक्षिण पूर्वी हवा के रूप में, दक्षिण पश्चिमी हवा के रूप में। ठीक है, फिर ये जो हवा अभी इधर से चल रही थी, वो क्या हुआ कि जब सूर्य नीचे चला जाएगा, यानी कि मकर रेखा के पास चला जाएगा, तो इधर ठंडी हो जाती है इंडिया के पास। तो ये जो लौटती हुई मानसून है वो यहाँ पे प्रभावित होने लगती है, मानसून वापस आता है। ठीक है ना। तो आप देखो कि एक सीजन में ऐसे गया और दूसरे सीजन में इसकी दिशा बदल गई, तो इसी को हम लोग सीजनल विंड बोलते हैं। तो इसकी दिशा में क्यों बदलाव होता है? इसकी दिशा में बदलाव होता है ITCZ, जो मैंने आपको बताया था, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, वो क्या होता है, वो मूव करता रहता है। गर्मियों में जो होता है जून के आसपास, ये यहाँ पे ITCZ आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि सर्दियों में यहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण से हवाएं जो है वो लौटती है। तो दिशा जो है, आप मोटा मोटी इतना समझो, ITCZ फिर अलग कॉन्सेप्ट हो गया। बस इतना समझ लो कि जो बदल रहा है मानसून के कारण, मानसून में जो बदलाव आ रहा है वो ITCZ में ये जो खिसकाव है उसके कारण आ रहा है। प्रेशर बेल्ट मैंने आपको बताया था ना, खिसकता रहता है ये। तो मानसून इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मौसमी पवनों का। और ये जो बदलाव होता है वो अत्यधिक ताप, पवन या फिर वायुदाब पट्टियों के विस्थापन के कारण जो है वो ऊपर नीचे जब होता है तो ये होता रहता है। आगे बढ़ते, इतना ही दिया हुआ एनसीईआरटी में, ज्यादा दिया नहीं हुआ है।
स्थानीय पवने, लोकल विंड क्या होता है, तो एनसीईआरटी में बस इतना बता दिया गया है कि ये ऐसे ऐसे होती है। क्या होता है इसके बारे में नहीं बताया गया। तो इतना आप समझ लो कि अगर किसी स्थान विशेष में लोकल लेवल पे ही, मतलब किसी एक खास एरिया में जो अगर कोई पवन प्रवाहित हो और उसका कोई नाम हो तो उसको हम लोग लोकल विंड बोलते हैं। विश्व में बहुत सारे स्थानीय पवने हैं, जैसे आप ये देखोगे कि फॉन हो गया, यहाँ पे स्विट्जरलैंड के आसपास प्रवाहित होती है। फिर नॉर्थ अमेरिका में चिनूक हो गया, है ना। यहाँ पे आप देखो कि सहारा रेगिस्तान में सिरक्को, इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, डॉक्टर हवा। खमसीन हो गया, यहाँ पे हरमट्टन हो गया, ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रिक फील्डर हो गया। तो ये सारी जो हवाएं हैं वो एक खास एरिया में ही जो है वो प्रवाहित होती है, जिसके कारण से उसको उस स्थानीय स्तर पर प्रवाहित होने के कारण ही उसको स्थानीय हवा या लोकल विंड बोला जाता है। अब है स्थल व समुद्र समीर। इसके पहले भी एक बार टॉपिक से डिस्कस हो चुका है ये, फिर भी चलिए देखते हैं। तो होता क्या है, समझा देता हूं पहले आपको। देखो, दिन के समय क्या होगा कि जो स्थल है, सन जब निकलेगा दिन के समय, तो जो ये धरातलीय सतह होती है, यानी कि जो स्थलीय भाग होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। ये तो धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, मतलब समुद्र के मुकाबले स्थल जो है वो जल्दी गर्म होगा। तो जल्दी जब गर्म होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हवाएं ऊपर उठने लगेगी यहाँ पे, और निम्न दाब क्रिएट हो जाएगा। और इसके मुकाबले समुद्री सतह पे क्या होगा कि हाई प्रेशर होगा, यानी उच्च दाब क्रिएट होगा। तो निम्न दाब से हवाएं जब ऊपर उठेगी फिर यहाँ पे इधर आएगी। सिंपल है, उतना नहीं जाना। हाई प्रेशर हुआ यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, तो हवा यहाँ पे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि समुद्र की तरफ से स्थल की ओर बहना शुरू कर देगी दिन में। ये जो हवा समुद्र की तरफ से बहेगी स्थल की ओर, इसको हम लोग समुद्र समीर बोलते हैं, है ना। सी ब्रीज बोलते हैं अंग्रेजी में, समुद्र समीर। वही क्या होगा कि रात के समय क्या होगा कि स्थल जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और इसके मुकाबले समुद्र जो है वो थोड़ा गर्म रहेगा, इससे ज्यादा गर्म रहेगा। तो ये ज्यादा गर्म हुआ तो यहाँ पे बना निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर, और यहाँ पे बना हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब। तो फिर से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलेगी, यानी कि अब स्थल से जो है वो समुद्र की ओर हवा चलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं स्थल समीर यानी कि लैंड ब्रिज। तो यही चीज है, वो आपका जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रात्रि में विपरीत प्रक्रिया हुई और स्थल समीर जो है वो चलता है, लैंड ब्रिज चलता है। आगे है माउंटेन और वैली विंड, यानी कि पर्वत एवं घाटी पवने। तो वही है दिन और रात वाला, इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि दिन के समय क्या होगा कि पर्वतीय इलाकों में जो है वो ढाल जो है, जो स्लोप आप ये देख रहे हो, ये क्या होता है वो गर्म हो जाता है। तो जब स्लोप गर्म होगा तो वायु क्या होता है कि ढाल के सहारे ऊपर उठता है ये, और ये जो ठंडी हवा नीचे आकर के फिर ऐसे प्रवाहित होना शुरू हो जाती है घाटी में। ठीक है ना, क्योंकि ये ठंडी जो हवा जब नीचे आएगी तो ये फिर गर्म है पूरा सरफेस, फिर ये ऊपर उठेगा। तो इस तरह से जो है वो हवा प्रवाहित होती है ना। घाटी की तरफ से आती है हवा, इधर से, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं घाटी समीर या फिर वैली ब्रिज बोलते हैं इसको। रात्रि के समय क्या होगा, उल्टा हो जाएगा फिर से। रात्रि के समय ये जो वायु जो है यहाँ पे ठंडा होगा, यहाँ पे भी ठंडा होगा, तो वायु नीचे उतरेगी घाटी के सहारे, है ना। और नीचे उतरेगी तो ये जो गर्म हवा होती है उसको धक्का दे करके ऊपर कर देती है। तो जो कि ये जो पर्वतों की तरफ से आ रही है ये हवा, नीचे की तरफ जो आ रही है हवा, इसी को बोलते हैं हम लोग पर्वतीय पवने या फिर माउंटेन ब्रिज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही है कि देखो, जब ये हिम क्षेत्रों में हो, यानी कि स्नो एरियाड में हो या फिर ऊंचे पठारी क्षेत्रों में हो, ये जो ठंडी हवा जो नीचे ये जो बैठ रही है उसको अवरोही पवने या फिर कैटाबेटिक विंड बोलते हैं। ज्यादा इसमें कुछ समझने के लिए नहीं, आप बस पढ़ लेना, अवरोही पवन बोलते हैं उसको। ये समझने का चीज है एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। ये अब हम लोग देख रहे हैं पर्वत और घाटी पवने, है ना। उसी का एक पार्ट है, समझ लो आप बस कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है, रुद्धस्व परिवर्तन। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे 2-3 चीजों की चर्चा की गई है। पवन विमुख ढाल यानी कि लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड को समझने से पहले आपको विंडवर्ड साइड जानना जरूरी होगा। देखो, मान लो कि ये समुद्र कोई है, यहाँ पे पर्वत है, इसको मान लो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पश्चिमी घाट, 1 मिनट, भारत को पश्चिमी घाट है, वहां पे बिल्कुल ऐसे ही चीज होती है। पश्चिमी घाट है ये, है ना। यहाँ पे क्या है कि मान लो कि गोवा है, कर्नाटक वाला एरिया है, ये सब केरल वाला एरिया है। तो समुद्र की तरफ से क्या होता है कि हवा आती है यहाँ पे, और इन हवाओं में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र की तरफ से आ रही है। तो ये जब टकराती है यहाँ पे पर्वतों से,
तो ये ऊपर उठना शुरू कर देगी, इसके ढाल के सहारे ऊपर उठेगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर उठती है ये ठंडी होती जाती है। जब भी हवा ठंडी होगी तो बादल बनेंगे और उसका संघनन होगा तो वर्षा होगी। तो इस ढाल को जिसके साथ हवा टकराई उसको हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और ये ढाल जो उसके ठीक पीछे है उसको हम लोग बोलते हैं लीवर्ड साइड, यानी कि पवन विमुख ढाल, है ना। तो हवा यहाँ पे ऊपर उठते उठते इसका जो पूरा मॉइस्चर था, इसकी पूरी जो आर्द्रता थी वो निचुड़ गई, और उसके बाद ये हवा जो है वो अब वो नीचे जो है वो जाना शुरू होती है ना। ये जो ठंडी हवा है नीचे जाना शुरू होती है, समझो इस चीज को। तो ये नीचे जाने के क्रम में क्या होगी, हवा अचानक से गर्म हो जाती है। जो शुष्क हवा थी ये गर्म होती है, और जिस प्रोसेस के थ्रू गर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस। ये शुष्क पवनें गर्म होती जाती है, नीचे जाएगी तो ये ठंडी पवन है और गर्म हो गई नीचे उतरते उतरते। कि कैसे, धरातल पर नहीं पहुंची है, यहीं पे गर्म हो गई। तो गर्म हुआ कैसे, इतनी ऊंचाई पे ये हवा गर्म हुई कैसे? इस चीज को ये कुछ लोगों को अजीब लग सकता है कि हवा कैसे गर्म हो जाएगी, ये सूखी हवा है ना। तो देखो होता क्या है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस आप समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये चीज रुद्धोष्म प्रक्रिया। तो दो चीज आप समझो, एक तरीका क्या है, देखो गर्म कैसे होता है कोई भी चीज, कि हमने एक चूल्हे पे कोई पानी चढ़ाया और इस पे ताप यहां से जाना शुरू हुआ, फिर वो गर्म हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट अगर हम हीट ट्रांसफर करें एक पिंड से दूसरे पिंड में, या फिर धरातल गर्म हुई और धरातल पे हवा है तो वो गर्म हो गई, यानी कि यहाँ पे चालन हुआ कंडक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि एक पिंड से दूसरे जब दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आई तो जिसमें तापमान ज्यादा था उससे तापमान का स्थानांतरण हुआ जिसमें तापमान कम था, तो गर्म हो गई। तो एक प्रक्रिया तो वो हो गई कि जिसमें सीधे आपका तापमान का स्थानांतरण हो गया। लेकिन कभी कभी क्या है कि जरूरी नहीं है कि गर्म होने के लिए तापमान का स्थानांतरण भी हो, ठीक है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु गर्म हो लेकिन उसमें कोई बाहरी स्रोत से तापमान का उसमें स्थानांतरण ना हो, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा यह गर्म होगी उसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रिया बोलते हैं। तो कैसे गर्म हो सकती है ये? अगर हम जैसे ये देखो, अगर संपीड़ित कर दे हम लोग हवा को, तो संपीड़न के कारण क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में टकराएंगे, करीब आएंगे तो टकराएंगे, है ना। एरिया जब कम हो जाएगा तो, और इन टक्कर के कारण जो इसमें ऊर्जा मुक्त होगी, और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है ये ताप में बदलती है, इसके कारण ये जो है वो गर्म होता है। तो देखो कि बाहर से कोई तापमान नहीं लिया गया, लेकिन संपीड़न के कारण क्या होगा, गर्म हो गया। तो ये जो प्रक्रिया थी यही रुद्धोष्म प्रक्रिया है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो यहां पे ये लागू कैसे होता है, आपके दिमाग में सवाल आएगा। देखो क्या है, यहाँ पे ऊंचाई पे सपोज करो कि यहाँ पे हवा जो है बिल्कुल यहाँ से इसकी आर्द्रता निचुड़ गई, हवा ने इसके बाद नीचे आना शुरू किया। तो यहाँ पे वायुदाब क्या होगा, ऊंचाई पे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायुदाब क्या होता है, घटता है ना। वायुदाब घटता है, हवा विरल होती है, हवा का आयतन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि विरल होती है, फैली होती है। क्यों? क्योंकि वायुदाब कम होता है। सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से संबंधित है। घनत्व भी क्या होगा, इसका कम होगा, आयतन ज्यादा होगा। तो अब जब हवा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, जैसे जैसे नीचे आएगी वायुदाब क्या होगा, इसके मुकाबले वायुदाब इधर बढ़ना शुरू करेगा। जैसे जैसे नीचे आएगी, धरातल पे वायुदाब ज्यादा होता है ना। मैंने आपको बताया था कि इधर धरातल पे लगभग औसत वायुदाब 1000 मिलीबार होता है, इधर आप जाओगे तो बहुत तेजी से घटता है। तो जैसे जैसे हवा, ये सूखी हवा नीचे आएगी, अचानक से जो है वायुदाब ज्यादा होगा, और जब वायुदाब ज्यादा होगा तो ये जो हवा थी इतने बड़े क्षेत्र में, ये सिकुड़ करके इतने बड़े क्षेत्र में आ जाएगी, इसका आयतन अचानक से घटेगा। और यही सेम प्रक्रिया यहाँ पे होती है ना। जब उसका संपीड़न होगा, एक मिनट सॉरी, इसका जब संपीड़न होगा ये सिकुड़ेगी, तो इस प्रक्रिया यानी कि ये रुद्धोष्म प्रक्रिया मैंने आपको बताया, इसके कारण हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया से हवा कैसे गर्म हुई? क्यों? क्योंकि अचानक नीचे आने पे वायुदाब बढ़ा और उसका संपीड़न हुआ, इसलिए वो गर्म हो गई। यही सारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, जिसका आपको वर्णन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट अगर इसे क्वेश्चन बन के आ जाए तो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे पूछ दिया ये, है ना। तो अब इसको मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों यानी कि लीवर्ड साइड पे, इस साइड पे एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें जो है वो प्रवाहित होती है। आपको देखो, सूखी रहेगी और उष्ण रहेगी, गर्म हवा रहेगी। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती है और वर्षण करती है। ये इसकी बात हो रही है, ये आर्द्र पवनें जो संघनित, देखो इतना टूटा टूटा फैक्ट है ना कि आप कंफ्यूज कर जाओगे। आपको लगेगा कभी तो हवा सूखी हुई थी, ये आर्द्र कैसे हो गया। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, लीवर्ड साइड वाला जो है कि वो
आर्द्र पवने यहाँ पे ऊपर जाएगी और संग्रहित होगी। जब ये पवने पवन भूमिक ढालों पर नीचे उतरती है, यानी कि ये लीवरड साइड पे नीचे उतरेगी, तब ये शुष्क पवने जो है वो रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती है ना। अब रुद्धोष्म प्रक्रिया का है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हवाएं हैं वो कम समय में जो है वो बर्फ को पिघला सकती है। क्यों? क्योंकि ये गर्म होती है। अब जब ये पर्वतीय भागों में कहीं नीचे कोई घाटी एरिया होगा जहां बर्फ बर्फ होगा, वो उसको पिघला देगी। तो ये आपने का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप नीचे कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।